नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते इस सीरीज में हम जिस खंड के जुड़े हुए महत्वपूर्ण न्यूज़ पर चर्चा करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में जो भी भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी खंड से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये सारे टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं। इन पर एक एक करके सभी पर हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं। काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन। ये खास तौर पे बड़ा ही न्यूज़ चर्चा में रहा है, क्योंकि हाल ही में असम जो राज्य है, पूर्वोत्तर का जो राज्य है, यहाँ पर काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन मार्ट है उसका उद्घाटन किया गया और इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में रहा है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही थोड़ा सा आप जान जाइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट और नगांव जिले में फैला हुआ है। इसका विस्तार आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण नदी है दिप्लू नदी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये प्रवाहित होती है। वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया। किसे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। इसके अलावा काजीरंगा को वर्ष 1985 में अपने अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण के लिए खास तौर पे देखें तो जो यूनेस्को है उसके विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया। इसके अलावा अगर हम बात कर ले इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की, तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित किया गया है, बर्ड रीजन घोषित किया गया है। और ये उद्यान भारतीय जो गैंडे हैं, जो राइनोसेरोस है, यूनिकॉर्निस है, इनका ये वैज्ञानिक नाम है, इसका प्रमुख निवास स्थान है। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार यहाँ लगभग 2613 गैंडे उपलब्ध थे, जीवित स्थिति में यहाँ पर पाए गए थे। इनकी गणना हुई थी। गैंडों के अतिरिक्त यहाँ जो वन्य जीव देखने को मिलते हैं वो बाघ है, दलदली हिरण है, जंगली भैंसा है, हाथी है, बिल्ली है, भारतीय सीवेट है, सांबर है, वर्किंग हिरण है, हाग हिरण है, गौर है, हुलाक गिब्बन है, असीमिया मकॉक है, रीसस मैकॉक है, स्लाथ है, भालू है, उदबिलाव है। ऐसे कई सारे जो वन्य जीव है वो इस आप जाएंगे राष्ट्रीय उद्यान में तो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी। अगली जो न्यूज़ है वो है हियो जल विद्युत परियोजना। ये जो परियोजना है इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अपने देश का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय जो सरकार है, उसने अरुणाचल जो प्रदेश है, पूर्वोत्तर का जो राज्य है, वहाँ के सियो योमी जिले में 240 मेगावाट, कितने के 240 मेगावाट की ये जल विद्युत जो परियोजना है, इसके निर्माण का जो अप्रूवल है वो दे दिया है और तब से ये चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के जो मंत्रिमंडल समिति है उसने अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में हियो जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने की जो मंजूरी है वो प्रदान कर दी है। इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो 1939 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 240 मेगावाट की ये परियोजना स्थापित की जाएगी। इस क्षमता से ये परियोजना 1000 मिलियन जो यूनिट है ऊर्जा है उसका उत्पादन करेगी। परियोजना से उत्पादित जो बिजली है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाएगा और यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में भी सहायता प्रदान करेगा। ये नहीं, परियोजना का जो रेगुलेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो निपको है और जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है उनके बीच में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इस परियोजना के बारे में जानकारी थी, उसको हमने देखा। थोड़ा सा चूँकि इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश उससे है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य है, ये पहले आप जानते हैं। और यहाँ पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर एजेंसी नेफा है उसके नाम से इसे जाना जाता है। राजधानी ईटानगर है। इसके अलावा इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं वो आपको देखना है कि कहाँ से लगती है। तो आप देखेंगे तो असम है, नागालैंड है, ये जो 2 राज्य हैं उनसे इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा पूर्व में आप आएंगे तो आप देखिए तो जो म्यांमार देश है, पश्चिम में जो भूटान है, उत्तर में जो तिब्बत है, ये जो देश हैं इनसे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। ये एक स्टार है WOH G64, ये तारा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये चर्चा में है। अगर एस्ट्रोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें तो ये कहीं ना कहीं भूगोल विषय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। खगोलविदों ने आकाशगंगा जो मंदाकिनी है, मिल्की वे है,
जो मंदाकिनी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके बाहर किसी तारे का पहला जो विस्तृत चित्र है वो देखने में कह सकते हैं सफलता अर्जित की है। और इस तारे का जो नामकरण किया गया है WOHGC64 नाम इसका दिया गया है और इस कारण से ये इस समय चर्चा में है। थोड़ा सा इस तारे के बारे में हम बात करेंगे। WOHG64 जो है तारा मंदाकिनी की उपग्रह आकाशगंगा लार्ज जो मैगेलेनिक क्लाउड है उसमें पृथ्वी से लगभग आप देखिए तो ये काफ़ी दूर है। इसकी जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष में आप देखते होंगे कि जो भी एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होता है वो प्रकाश वर्ष के रूप में ये नापा जाता है। और इस दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि ये जो दूरी है वो कितनी है, 1,60,000 प्रकाश वर्ष। तो ये आप समझ सकते हैं कि 1,60,000 प्रकाश वर्ष की ये दूरी यहाँ पर मापी गई है। लाल महादानव जो रेड जियांट है वो तारा माना गया है जिसका आकार हमारे सूर्य से लगभग 2000 गुना बड़ा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं इसकी विशेषता। इस तारे का जो विस्तृत चित्रण है वो यूरोपियन वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर जो VLTI है उसका उपयोग करते हुए जो चिली देश है, अर्जेंटीना चिली जो है साउथ अमेरिका का जो देश है, यहाँ पर केइची ओहनाका के नेतृत्व में किया गया है। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनकी हमने चर्चा की। इस विस्तृत चित्रण में तारे को स्पष्ट रूप से उसकी जो डेथ होती है उस दौर में दिखाया गया है जो गैस एवं धूल से घिरा हुआ है और सुपरनोवा नामक एक विशाल विस्फोट में अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो ये बात कही गई है। यह पहला अवसर है जब वैज्ञानिकों ने अपनी आकाशगंगा के बाहर किसी तारे के इस अवस्था में चित्रण किया है। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला जो न्यूज़ है वो सुखना झील से है और ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है कि अपने देश का जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है उसके तहत एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, एक अधिसूचना जारी किया गया है और इस अधिसूचना के द्वारा ये कहा गया है कि जो सुखना झील है इसके चारों ओर 1 किलोमीटर से लेकर लगभग 2.035 किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र है उसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदनशील जो क्षेत्र है उसके रूप में इसे चिन्हित कर दिया गया है। इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा सुखना झील के बारे में हम देख लेते हैं, इसकी स्थिति क्या है। मूल रूप से देखें तो ये एक मैन मेड झील कह सकते हैं, कृत्रिम रूप से निर्मित झील है। भारत के चंडीगढ़ में स्थित है। हिमालय की तलहटी जो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो शिवालिक रेंज है उसमें स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1958 में शिवालिक पहाड़ियों से आने वाली मौसमी धारा सुखना चोई पर बांध बनाकर किया गया था। ये जो झील है इसका जो क्षेत्रफल है 3 वर्ग किलोमीटर में है। ये झील 1.52 किलोमीटर लंबी है और इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है वो 1.49 किलोमीटर है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो बराक नदी से है। बराक नदी चर्चा में है क्योंकि ये जो नदी है ये मणिपुर से संबंधित है और बराक नदी में कुछ शव बरामद हुए हैं। खासतौर पे देखें तो ये जो शव है एक विस्थापन शिविर से 6 लोगों के लापता होने से जुड़ी हुई जो आशंका है उस संदर्भ में खास तौर पे ये चर्चा में है। तो थोड़ा सा हम बात कर लेंगे इस नदी के बारे में। तो ये ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरा पूर्वोत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये जो नदी है भारत में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही चर्चा में रहती है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो ये जो नदी है मणिपुर के सेनापति जिले में जो माओ के दक्षिण में मणिपुर पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और इसके बाद ये जो नदी है आगे प्रवाहित होते हुए नागालैंड, मणिपुर की सीमा के साथ पहाड़ी इलाकों से होते हुए कहां पहुंचती है, असम राज्य में प्रवेश करती है। यह आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसे सूरमा और कोसियारा नाम से जाना जाता है। इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। बाद में ये फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को प्राप्त करने से पहले इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है और अंततः ये नदी की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में इसका निकास हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो 900 किलोमीटर से भी अधिक ये लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई और सोनाई और काटाखाल जो नदियां हैं वो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन भारतीय संघ के लगभग 1/3 भू क्षेत्र को कवर करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला टॉपिक है, ये चर्चा में है। आप देखे होंगे कि इस समय एक मूवी भी बनी है, वो मूवी चर्चा में है। कहीं ना कहीं उससे ये कह सकते हैं
की मैच करती है, लेकिन विषय दोनों का मैच नहीं करता है। थोड़ा सा नदी के बारे में देखते हैं। साबरमती नदी ये चर्चा में है क्योंकि साबरमती जो रिवर फ्रंट विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य 7 चरणों में अहमदाबाद से गांधीनगर तक लगभग 38 किलोमीटर नदी तट को बदलना है। और इसमें पहले चरण का जो मुद्रीकरण है, जो यहाँ पर सौंदर्यीकरण है, जो विभिन्न परिवर्तन है, वो शुरू कर दिया गया है, जो नदी के दोनों ओर लगभग 11 किलोमीटर को कवर करता है। तो इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में। थोड़ा सा नदी के बारे में देख लेते हैं। यह एक मानसून आधारित नदी है, यानी जब मानसून आता है उस समय जो वर्षा का जल है, उस कारण से ये जो नदी है ये उफान पर होती है। उदयपुर के पास राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर के खंबात की खाड़ी में इसका निकास होता है। साबरमती जो बेसिन है ये राजस्थान गुजरात राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो आप देखेंगे 21,674 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो अधिकतम लंबाई है आप देखेंगे 300 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर है। ये मौसमी है, इस कारण से इसका जो स्वरूप है वो बदलते रहता है। ये अहमदाबाद से उत्तर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है और शहर को पश्चिम और पूर्वी भागों में कह सकते हैं एक तरह से विभाजित करती है, डिवाइड करती है। इसकी कुल दूरी 371 किलोमीटर है, जिससे 48 किलोमीटर राजस्थान में और शेष 323 किलोमीटर गुजरात में ये पड़ता है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 21,674 वर्ग किलोमीटर है। ये मूल रूप से उत्तर और उत्तर पूर्व में अरावली पहाड़ी और पश्चिम में कच्छ के रण और दक्षिण में खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ पूरा एक बेसिन क्षेत्र है। बेसिन का अधिकांश भाग कृषि से आच्छादित है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 74% से भी अधिक है। अब ये जो नदी है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनकी बात करें तो बाई ओर से आकर मिलने वाली जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो वाकल है, हथमती है और वत्रक है। जबकि दाईं ओर से देखें जो नदियाँ आकर इससे मिलती हैं उसमें सई नदी है, और इसके अलावा देखें तो एक दो और क्षेत्रीय जो नदियां हैं वो आकर इससे मिलती हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस हफ्ते जो भी महत्वपूर्ण जो न्यूज़ थी, जो भूगोल पर्यावरण से जुड़ी हुई थी, उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले वीक के जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होंगे उनके कंपाइलेशन के साथ फिर अगले कार्यक्रम में फिर हम मिलेंगे। तो आज के एपिसोड में आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।